नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजमहल में हमला होने के बाद उन सबको वहां पर बड़ी रानी पर और प्रिंसेस लतिका के साथ साथ रिया और उन सबको जितने भी वहां पे मेंबर थे उन सबको रोहित के पैलेस में लाने की तैयारी कर दी गई थी। अब तक बड़ी रानी का चौपर अब रोहित के पैलेस में आ गया था और फिर वो सभी अब जल्दी से पैलेस के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही बड़ी रानी अंदर पहुंचती है तो उसने सबसे पहले सर्वेंट से पूछा कि आयशा मारवा कहाँ पर है, क्योंकि बड़ी रानी जब से राजमहल से यहाँ आई थी उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आयशा ठीक भी है या नहीं, क्योंकि ये बात तो बड़ी रानी को भी पता चल गई थी कि राजमहल से आयशा मारवा और अंजलि मल्होत्रा दोनों का ही किडनैप हुआ है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा यहाँ पर आयशा मारवा की चिंता हो रही थी, क्योंकि 30 साल पहले भी आयशा मारवा के साथ राजमहल में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी कल्पना भी अब वो दोबारा नहीं कर सकती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी ही वजह से या उसके महल की वजह से फिर से आयशा मारवा के साथ ऐसा हो। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब सर्वेंट ने कहा कि उन्हें अभी अभी सावित्री उनके रूम में लेकर गई है, वो ठीक है। ये सुनते ही अब बड़ी रानी के दिल को एक सुकून आता है। वो ये सुनकर उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आयशा मारवा ठीक है। और अब रेखा मूर्ति भी जल्दी से एलिवेटर से अब 3rd फ्लोर पर चली जाती है और वो सबसे पहले अब बच्चों को उनके रूम में जाने के लिए कहती है, क्योंकि पहले रेखा मौसी यहाँ पर बच्चों को सेफली उनके कमरे तक भेजना चाहती थी, क्योंकि बच्चों ने आज सच में बहुत कुछ ही देख लिया था। बड़ी रानी की बात को सुनकर अब बच्चे भी रूम में चले जाते हैं, तो वहीं बड़ी रानी अब रेखा मूर्ति के साथ आयशा मारवा के रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो पहले अपनी आंखों से आयशा मारवा को देखना चाहती थी। जब तक शायद वो आयशा मारवा को ना देख लेती तब तक शायद उनके दिल को भी सुकून ना हो। अब वो आयशा मारवा के कमरे के बिल्कुल पास पहुंच जाती हैं। जब वो कमरे के पास जाते हैं तो वो दरवाजे को नॉक करते हैं। जब उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो देखा कि सावित्री ने दरवाजे को खोला है। अब वो दोनों ही अब जल्दी से आयशा मारवा के कमरे के अंदर आ जाती हैं। बड़ी रानी ने अब सावित्री से पूछा कि आयशा ठीक तो है ना, क्योंकि उसे अभी भी भले ही उसने नौकर से पूछ लिया था लेकिन अब भी उनका मन बेचैन था। वो पहले सावित्री से उसके बारे में कंफर्म करना चाहती थी। बड़ी रानी के इस सवाल पर अब सावित्री कहती है, हाँ मैडम पूरी तरह से ठीक है, बस क्लोरोफॉर्म का असर खत्म हो जाए बस उसका ही हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैडम के ऊपर क्लोरोफॉर्म कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से अभी वो अपने होश में नहीं है। या नीचे अब तक कवि नालिशा और चिराग के साथ साथ अब्दुल और मयूर गुलेरिया भी अब तक रोहित के महल में पहुंच गए थे। तभी कवि नालिशा ने अब रोहित को जल्दी से फोन लगा दिया, क्योंकि वो पहले रोहित से बात करना चाहती थी। वहां रोहित ने भी अब अपना फोन देखा तो रोहित ने देखा कि कवि नालिशा उसे फोन कर रही है। अब रोहित भी ये सोचता है कि आखिर अब क्या हुआ होगा, क्योंकि आज के दिन से जब भी कोई भी कॉल आ रहा था तो एकदम से ही ऐसा महसूस होता था कि अब क्या हुआ। इसलिए रोहित अब ये देख कर के कवि नालिशा का फोन है, अब रोहित ने तुरंत ही अपना फोन उठा लिया और रोहित ने इधर से हेलो कहा। रोहित की आवाज को सुनकर अब कवि नालिशा ने भी कहा कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि कवि नालिशा ने यहाँ पर रोहित मारवा को फोन बस यहाँ पर अंजलि मामी के लिए किया था कि अंजलि मल्होत्रा ठीक है या नहीं। कवि नालिशा के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि अभी मुझे कुछ पता नहीं है, अभी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, उनके बारे में अभी भी कुछ भी कहना शायद गलत होगा। रोहित की इस बात पर अब कवि नालिशा भी कहती है, अगर आप परमिशन दे तो क्या हम आपकी वाइफ की हेल्प के लिए मेडिकल टीम को यहाँ बुला दें। कवि नालिशा सीधा ही अब रोहित से परमिशन मांगती है, क्योंकि राजमहल में एक से एक मेडिकल टीम थी, क्योंकि राजमहल में वहां की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कवि नालिशा के पास एक से एक बेस्ट डॉक्टर था। इसलिए अब वो रोहित से परमिशन मांगना चाहती है कि अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम अपने राजमहल से कुछ स्टाफ को यहाँ पर बुलाएं। कवि नालिशा की इस बात पर अब रोहित कहता है, मैं भी कुछ नहीं कह सकता रानी साहिबा, क्योंकि रोहित की इस बात को सुनकर अब कवि नालिशा कहती है, हम
यही यही हॉल में ही है। अगर आपको हमारी किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ आप हमें बता देना। किसी भी बात को किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए कहने से मत इतराना। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है ठीक है। ये कहते हुए है अब रोहित ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब तक चिराग ने भी अब्दुल और मयूर गुलेरिया को भी सब कुछ बता दिया था। ये सुनते ही अब मयूर ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम दोनों जानते हो ना कि सालों पहले मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था और यहाँ पर उनके आदमियों ने यहाँ तक कि मेरी हड्डियों का भी चकनाचूर कर दिया था। लेकिन मेरी बहन थी ना, क्योंकि उस समय मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं कभी अपने पैरों पर भी खड़ा हो पाऊंगा या नहीं। उस समय मेरी भी जीने की हर एक उम्मीद ही छूट गई थी। लेकिन मेरी बहन थी ना, द बेस्ट डॉक्टर। मेरी बहन ने मुझे बचा लिया और देखो आज मैं अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हूँ। देख लेना वो अंजलि आंटी को भी कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है कि जहाँ मेरी बहन है वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मयूर की इस इतनी कॉन्फिडेंस भरी बात को सुनकर अब चिराग और अब्दुल का दिमाग भी अब शांत जरूर हो गया था, लेकिन अभी भी उन्हें अंजलि मल्होत्रा के लिए बहुत ही फिक्र हो रही थी। लेकिन जब सबके चेहरे पर परेशानी अभी भी साफ साफ झलक रही थी, भले ही वो वहां पर एक दूसरे की बातों को मानकर थोड़ी देर के लिए अपने अपने दिल को बहला रहे थे। वहां बेसमेंट में वार्ड में अनिका ने एनी से कहा कि अब तुम जल्दी से बाहर जाकर अपने रोहित सर को कहो कि वो भागकर हमारे रूम में जाएं और वहां पर कबर्ड में बने ड्रॉर में मैंने कार्डियोटोनिक ड्रग रखा हुआ है, उसे जल्दी से लेकर आए। तुम्हें जल्द से जल्द अब अपने रोहित सर को इस चीज के लिए बोलना है। और हाँ हमें शायद और ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, तो तुम रोहित से कहो कि 2 से 3 लोग हमें चाहिए होंगे जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी भी तेजी से वार्ड से बाहर निकलकर लैब में जाती है, तो सामने खड़े हुए अब वो रोहित से कहती है रोहित सर, आप अनिका मैडम ने बोला है कि आपको जल्दी से अब ओ ब्लड ग्रुप का इंतजाम करना होगा, क्योंकि हमें अभी भी और भी ब्लड की जरूरत है। और हाँ, मैडम ने ये भी कहा है कि आप अपने कमरे में बने हुए कबर्ड के ड्रॉर में कार्डियोटोनिक ड्रग रखा हुआ है, तो आप उसे जल्दी से लेकर आइए, क्योंकि मैम को उसकी जरूरत है। एनी की बात को सुनते ही अब रोहित भी बिना समय गवाए वहां से तेजी से भागा हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है। अब रोहित जब अपने कमरे में जाता है तो वो जल्दी से अपने रूम में गया और कबर्ड को खोलते हुए ही उसने वो अपना ड्रॉर खोला। जब रोहित ने वो ड्रॉर खोला तो उसमें वहां पर पहले से ही एक कार्डियोटोनिक ड्रग रखा हुआ था, जिसे में ढेर सारे डोज रखे हुए थे। रोहित को पता नहीं था कि आखिर कितने डोज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने 2 डोज को उठाया और फिर वो बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में अब रोहित वहां पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि एनी अभी भी उसी का ही वहां पर वेट कर रही थी। रोहित अब जल्दी से एनी को वो दोनों ही डोज दे देता है, जिसे लेकर अब एनी भी जल्दी से अंदर चली जाती है। और यहाँ पर रोहित अब इतना जानता था कि उसके पैलेस में जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से 3 लोगों का ही सिर्फ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। एक तो उसकी बहन भूमिका है, दूसरी कविनालिशा है और तीसरा शख्स अब्दुल है। आकाश गुलेरिया यहाँ पर पहले से ही खून डोनेट कर चुका था, इसलिए अब रोहित जानता था कि भूमिका यही है। उसे जल्दी से अपना फोन निकाला और फिर उसने अब्दुल का नंबर भी डायल कर दिया। जैसे ही अब्दुल ने अपना फोन उठाया तो रोहित ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम बेसमेंट में आ जाओ। ये कहते हुए ही रोहित ने सोचा कि वो अभी भूमिका और अब्दुल से ही ब्लड डोनेट करने के लिए कहे। अगर उसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ही वो कविनालिशा के से इस चीज का फेवर लेगा। अगर सच में इन दोनों के ब्लड से भी काम नहीं चला तो फिर उसके बाद ही वो कविनालिशा को यहाँ पर बुला लेगा, क्योंकि रोहित बिना किसी बात के कविनालिशा से अभी कोई भी फेवर नहीं लेना चाहता था। रोहित अभी यही सोच रहा था। रोहित अब जल्दी से भागकर भूमिका के पास गया। भूमिका जो अभी भी वहीं गाड़ी में ही एकदम से सुन होकर बैठी हुई थी, अब वो उसके पास जाता है और उसे कहता है भूमिका अभी के अभी तुम बाहर आओ। भूमिका ने जैसे ही रोहित की आवाज सुनी तो वो अब अपने सेंस में आई और अब वो रोहित की बात को सुनकर अब गाड़ी से बाहर आ गई। उस तरफ से निखिल भी बाहर आ गया था। अब तक अब्दुल भी बेसमेंट में पहुंच गया था। यहाँ रोहित अब भूमिका और अब्दुल को लेकर उसी रूम में गया जहां पर आकाश गुलेरिया अपना ब्लड डोनेट कर रहा था। रोहित ने अब जॉन से कहा कि इन दोनों का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है, तुम इनका ब्लड भी निकाल सकते हो।
रोहित ने जब ये कहा तो भूमिका उसी की तरफ ही देख रही थी। भूमिका को अभी भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब भूमिका रोहित से कहती है कि रोहित बात क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे। भूमिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है क्योंकि अंजलि मामी की हालत बहुत ही खराब है। हमें नहीं पता उसके लिए हमें कितने ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ब्लड ओ पॉजिटिव है और उन्हें भी ओ पॉजिटिव ब्लड ही चाहिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम दोनों को यहाँ पर इस ब्लड को डोनेट करना होगा। रोहित की बात को सुनते हुए अब भूमिका और अब्दुल दोनों ही वहां बने हुए एक एक बेड पर अब लेट जाते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि चाहे ब्लड कितना भी लग जाए लेकिन अंजलि आंटी पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसलिए अब वो दोनों ये बात सोचते हुए बेड पर लेट जाते हैं। वहां जॉन ने भी अब उनकी भी बॉडी से अब ब्लड को स्टोर करने लगा। वहां अनिका ने जब देखा कि एनी के हाथ में कार्डियोटोनिक ड्रग था तो अनिका ने अब एनी से कहा, तुम इस ड्रग को बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में अंजलि मामी को दो। अंजलि मामी के हाथ में जो वो ड्रिप लगा है उसमें इसे को थोड़ी सी कम क्वांटिटी में इसे इंजेक्ट करती रहना, ध्यान रहे कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। अनिका ने उसकी क्वांटिटी एनी को बता दी थी कि तुम्हें बस इतनी ही क्वांटिटी को उसके अंदर इंजेक्ट करते रहना है, वरना अगर बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर दे दिया तो अंजलि मामी का ब्लड लॉस होने लग जाएगा और उनकी बॉडी में पहले ही ब्लड बहुत ही कम है। अनिका की बात को सुनते हुए ही अब एनी ने अंजलि मामी की ड्रिप में कार्डियोटोनिक ड्रग को इंजेक्ट कर दिया, और जैसे ही ये ड्रग अंजलि मामी की बॉडी में गया उसने अपना असर शुरू कर दिया था। यहाँ अंजलि मामी की हार्ट रेट अब नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि इसे टॉनिक को वहाँ पर इंजेक्ट करने से पहले उनकी हार्ट रेट बहुत ही कम होती जा रही थी, लेकिन इस टॉनिक की वजह से अब उनकी हार्ट रेट थोड़ी सी नॉर्मल होती नजर आ रही थी। कि तभी अनिका ने एनी से कहा, मैं अंजलि मामी के जॉइंट्स की सर्जरी शुरू करने जा रही हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना, और जैसे ही अंजलि मामी की हार्ट रेट नीचे गिरने लग जाए तो तुम उन्हें कार्डियोटोनिक ड्रग ऐसे ही देते रहना, और उसकी क्वांटिटी को ध्यान से देखना, जैसे मैंने तुम्हें बताया है तुम बस उतनी ही क्वांटिटी को इसके अंदर इंजेक्ट करना। अनिका ने एक एक करके अब अंजलि मामी की सर्जरी शुरू कर दी थी, और फिर अनिका ने ढेर सारे मेटल रोड और स्क्रू को डालने लग गई थी। और यहाँ अब एनी का ध्यान दोनों ही तरफ था। एक तरफ तो वो अनिका की हेल्प कर रही थी उन्हें हर एक वो इक्विपमेंट पकड़ाने में, वहीं वो अंजलि मामी की ड्रिप में भी दूसरी तरफ उस ड्रग को इंजेक्ट करती है। यहाँ अब जॉन भी कंटिन्यूसली ब्लड की सप्लाई कर रहा था, क्योंकि जॉन यहाँ पर अपना काम अच्छे से कर रहा था। अनिका ने अब एक एक करके अंजलि मामी की हड्डियों पर सर्जरी पूरी की। अब तक कम से कम 3 बार अंजलि मामी के शरीर से ब्लड को बदला जा चुका था। यहाँ रोहित ने भी अब सेफ्टी के लिए कविन आलिशा को भी फोन कर दिया था कि हो सकता है कि तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि हालांकि रोहित ने यहाँ पर खून का काफी सारा बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन जिस तरह से अंजलि मामी का खून बार बार बदला जा रहा था उसको देखते हुए अब रोहित को भी ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद उसे ब्लड की और भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए उसने इस मुसीबत के लिए पहले से ही यहाँ पर कविन आलिशा को एक मैसेज कर दिया था। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर यहाँ पर खून की जरूरत पड़ी तो शायद तुम्हें यहाँ बेसमेंट में आना होगा और अपना ब्लड डोनेट करना होगा, क्योंकि हमें ओ पॉजिटिव ब्लड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम तुरंत ही यहाँ पर आ जाना। रोहित कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने कविन आलिशा को पहले ही अवेयर कर दिया था इस बात के लिए। अनिका ने भी अब तक पूरे 9 घंटे तक बिना रुके अंजलि मामी का ऑपरेशन किया था, क्योंकि अब तक 9 से 10 घंटे आराम से हो गए थे कि अनिका अभी भी बस वहीं पर उनका ऑपरेशन करने में लगी हुई थी। अब ऑपरेशन पूरा हो गया था। अनिका ने अब अपना मास्क निकाला और फिर उसने एनी से कहा, तुम अभी अंजलि मामी को ऑब्जर्व करते रहना, हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में ही रखना होगा, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उनका हाल ही में इतना सारा ब्लड लॉस भी हुआ है और इतनी सारी सर्जरी भी हुई है। अनिका की बात को सुनकर अब एनी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी वो खुद एनी भी समझ पा रही थी। यहाँ एनिका अब एनी से कहती है कि मेक श्योर कि जो तुम्हें और जॉन ने सिलिकॉन मास्क पहना हुआ है उसे भी निकालना मत, क्योंकि तुम दोनों को इस मास्क को पहने ही रखना है। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी तुम दोनों पर किसी भी तरह का शक
हो, क्योंकि ये सिर्फ अनिका, निखिल, भूमिका कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे एनी और जॉन के बारे में यहाँ पर, क्योंकि मारवा हाउस में क्योंकि अब यहाँ पर रोहित के पैलेस में बहुत सारे लोग अब एकत्रित हो चुके थे, इसलिए अब अनिका किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कोई भी यहाँ पर जॉन और एनी को उनके बिना किसी सिलिकॉन मास्क के देखे, ताकि किसी को भी ये पता चल जाए कि ये दोनों रोबोट हैं, कोई इंसान नहीं। अनिका एनी और जॉन को ये सब कहते हुए ही अब अनिका अपने सर्जिकल गाउन के साथ अपना मास्क भी निकालने लग जाती है और अब वो उस रूम से बाहर निकल आती है। जब वो अपने सर्जिकल मास्क और गाउन को निकालकर वो बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि उसके सामने आकाश गुलेरिया, भूमिका मारवा, अब्दुल के साथ साथ वहां पर रोहित भी खड़ा हुआ था और वो वहां पर सारे ही खड़े होकर बस अब अनिका के ही बाहर आने का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन इतना लंबा था कि ये लोग भी यहाँ से टस से मस नहीं हुए थे। वो 9 से 10 घंटे तक यहीं पर ही खड़े सिर्फ अनिका का ही इंतजार कर रहे थे, एक उम्मीद के साथ कि आगे अब क्या होगा। तभी उनकी नजर अब जॉन पर भी जाती है तो वो मन ही मन सोचती है कि अच्छा ही हुआ कि जॉन ने मास्क पहना हुआ है। अनिका को देखते हुए ही अब रोहित ने पूछा कि कैसे हैं वो अभी। रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ मिस्टर मारवा, उन्हें इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन में ही रखना होगा, हालांकि मैंने अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर दिया है। ये कहते हुए ही अब अनिका कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तुम्हें भी अभी आराम करना चाहिए। अनिका की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब अनिका बाकी सब की तरफ भी देखकर कहती है कि मैं जानती हूँ आप सबको अंजलि मामी के लिए बहुत ही चिंता हो रही है, लेकिन अभी उन्हें यहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन में ही रखना होगा और हम अभी ये नहीं कह सकते कि इसके में कितना समय लगेगा, क्योंकि आज का दिन ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा हो चुका है और ये सब हम देख पा रहे हैं। सबके चेहरे पर चिंता और थकान साफ साफ देखी जा सकती है, इसलिए अभी तुम सब भी जाकर रेस्ट करो। अनिका की इस बात पर वो सब अब अपना हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर वो सभी वहां से चलने लगते हैं। तो वो सब देखते हैं कि आकाश तो अभी भी वहीं पर वैसा बुत की तरह बनकर खड़ा हुआ था। आकाश वहां पर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे वो वहां से जाना ही नहीं चाहता हो। वो जब तक अंजलि को अपनी आंखों से ना देख ले तब तक शायद उसके मन को तसल्ली ना मिले, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। अनिका अब आकाश के कंधे पर अपना हाथ रखती है और वो उसे कहती है, आकाश चलो यहाँ से, अभी यहाँ रुकने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अनिका की बातों से अब आकाश अपने सेंस में आता है, क्योंकि जैसे ही अनिका का हाथ उसके कंधे पर महसूस होता है तब आकाश अपने सेंस में आता है और अब वो अनिका के दोनों ही कंधों पर अपना हाथ रख कर कहता है, तुम उन्हें कुछ होने तो नहीं दोगी ना अनिका। क्योंकि आकाश यहाँ पर इतना घबराया हुआ था कि जब से उसने अंजलि मामी की ऐसी हालत देखी थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो उनके बीच में है ही नहीं। उसे तो इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी जिंदा भी है या बस उसे ऐसे ही बहलाया जा रहा है। इसलिए अब वो सिर्फ मेक श्योर करने के लिए अनिका से पूछता है कि तुम सच में उसे कुछ नहीं होने दोगी ना, तुम उसे बचा लोगी ना। मैं जानता हूँ कि सालों पहले तुमने ही मयूर को ठीक किया था और मुझे पता है कि मेरी बहन वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर है और जैसी आज यहाँ पर उनकी ऐसी हालत है तो उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है। वो मयूर के जैसी ही मुझे उनकी हालत लग रही है जो सालों पहले मयूर की थी। लेकिन मुझे विश्वास है अनिका, जैसे तुमने मयूर को बचा लिया था, उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था, तो तुम उन्हें भी ठीक कर दोगी। तुम उन्हें कुछ होने मत देना अनिका, तुम उन्हें बचा तो लोगी ना। ये कहते हुए ही अब आकाश अनिका के सामने ही अब फूट फूट कर रोने लगा। आकाश को आज से पहले इतना टूटा हुआ कभी भी अनिका ने नहीं देखा था, क्योंकि अनिका ने हमेशा से ही आकाश की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को देखा था। लेकिन आज आकाश को ऐसे देखकर अनिका भी खुद हैरान थी। इसका रीजन क्या था अभी तक अनिका को उसका पता नहीं चला था। आकाश को इस तरह से देखकर वहां खड़े हुए अनिका के साथ साथ सभी ही हैरान हो गए थे। रोहित ने अब एकदम से अनिका के पास आकर आकाश को एकदम से अपने गले लगाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, अनिका अंजलि मामी को कुछ भी नहीं होने देगी। जब हमारे पास इतनी बेस्ट डॉक्टर है तो भला अंजलि मामी को कुछ हो सकता है क्या? रोहित मारवा ने ये बात थोड़ा सा माहौल को ठीक करते हुए कही। अब रोहित आकाश को कहता है कि अब चलो तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी हालत भी देखो, तुम्हारे कपड़े भी कैसे खून से सने हुए हैं और कितना टाइम हो गया है तुम्हें ऐसे ही, और वैसे भी तुम इतना सारा ब्लड डोनेट कर चुके हो, इसलिए तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ।
रोहित यहाँ पर आकाश को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब आकाश फिर भी वहाँ से टस से मस नहीं होता। अब रोहित फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, देखो आकाश, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब चलकर चेंज कर लो। अगर तुम ऐसे ही इन कपड़ों में रहोगे तो हो सकता है तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। रोहित की इस बात पर अब आकाश रोहित की बात को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि अब वो भी जानता था कि पता नहीं अंजलि को यहाँ पर कितना समय लग सकता है। और यहाँ अब निखिल भी कहता है कि मिस्टर गुलेरिया, आप संभालिए खुद को, क्योंकि निखिल से भी अब आकाश की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। अभी सभी वहां से अब चलने लगते हैं और फिर सभी बेसमेंट से बाहर की तरफ ही जाते हैं। और वो अब जब मेन गेट से होकर अब अंदर चले गए तो वो उन्होंने देखा कि सभी वहां पर उनका ही पहले से ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भले ही वहां पर बेसमेंट में कुछ ही लोग थे, लेकिन यहाँ महल में जितने भी लोग थे वो बस इन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे कि आखिर अब क्या अपडेट है। क्योंकि हर कोई यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के बारे में जानना चाहता था कि अब उनकी तबीयत कैसी है। यहाँ रिया अब दौड़कर खुद अपने डैड के पास आई। जैसे ही रिया ने देखा कि उसके डैड अंदर आ रहे हैं तो रिया, जो कि खुद इतनी उदास होकर बैठी हुई थी, वो अब एकदम से दौड़कर अपने डैड के पास आई और उसने कहा कि डैड, मुझे आपसे बात करनी है। ये कहते हुए ही अब रिया रोहित का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अब रोहित और अनिका के रूम की तरफ लेके चलने लगती है। रिया को इतनी हड़बड़ी में देखते हुए अब अनिका कहती है, रिया क्या बात है, क्या कुछ जरूरी बात है क्या? अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर अब रिया बस एक सैड सा फेस बनाती है और वो अपनी माँ की तरफ देखती है। अनिका भी अब समझ जाती है कि रिया के दिमाग में अभी क्या चल रहा था, क्योंकि अनिका समझ जाती है कि उसकी बेटी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जो हादसा हुआ है उसका गिल्ट उसके मन में हो। इसलिए अब वो रोहित की तरफ इशारा कर देती है। अनिका के इशारे को देखते हुए अब रोहित भी अनिका के इशारे को समझ जाता है, क्योंकि अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि यहाँ पर मौजूद लोग, उनके भी मन में न जाने कितने ही सवाल होंगे, इसलिए पहले उन्हें उनसे बात करनी जरूरी है। और एक तरफ जहाँ रिया अपने डैड से बात करना चाहती थी तो वो भी उनके लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अनिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी सी बच्ची के दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ जाए जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक ना हो, क्योंकि रिया की बेचैनी वो अच्छी तरह से देख पा रही थी। इसलिए अनिका का इशारा रोहित अच्छे से समझ जाता है। अब रोहित रिया को कहता है, ओके रिया, चलो हमारे कमरे की तरफ चलो। अब वो इसलिए रिया अब अपने डैड को के साथ वहाँ उसके मोम और डैड के कमरे की तरफ बढ़ने लग जाती है। वहीं अनिका अभी भी वहीं पर हॉल में ही थी, जहाँ पर वो सब लोग पहले से ही मौजूद थे। हालांकि सब लोगों ने जब रिया को इस तरह से उतावला होता हुआ देखा अपने डैड को देखकर, तो रिया की बेचैनी देखकर उन्हें आज उसे कुछ अजीब तो लग रहा था कि आखिर रिया ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन अब उन्होंने रिया की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने अब अनिका को देखा, तो वो अब अनिका से सिर्फ ये पूछना चाहते थे कि अब अंजलि मल्होत्रा की तबीयत कैसी है। इसलिए उन लोगों ने अभी रिया की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर हॉल में बैठे हुए अभी सभी लोग अनिका की तरफ देखते हैं। वो अनिका को सवाल भरी नजरों से देखते हैं। अनिका सबके फेस को देखकर अच्छी तरह से जानती थी कि आगे अब उनके और क्या सवाल होने वाले हैं। तभी करण गुलेरिया अब अनिका से पूछते हैं कि अब अंजलि कैसी है। करण गुलेरिया के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है पापा, मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। उन्हें कुछ घंटे बाद ही मैं चेक करके बता सकती हूँ, क्योंकि अभी अभी बस उनका ऑपरेशन हुआ ही है। कुछ घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही मैं कुछ ऐसी बात बता सकती हूँ कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। अभी तो मैं भी कुछ भी नहीं कह सकती। मेरे ख्याल से अभी आप सभी को डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जिस तरह से सबके चेहरे पर परेशानी थी, शायद जब से उन्हें ये सब पता चला था कि अंजलि की ऐसी हालत है, तो शायद किसी के भी मुंह में एक भी निवाला नहीं गया होगा। इसलिए अनिका ने ही अब सब कुछ संभालते हुए कहा कि आप सब अब डिनर कर लीजिए, क्योंकि उन्हें अभी वहां पर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और आप लोग कब तक ऐसे भूखे बैठे रहेंगे। अनिका की इस बात पर अब बड़ी रानी जवाब देती है कि बेटा अभी रहने दो, वैसे भी अभी सबके ही मन खराब हैं और खाने का मन भी नहीं है, तो अब जबरदस्ती कैसे ही खाया जाएगा। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है कि तभी अनिका कहती है,
ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि बेटा आप अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें भी रेस्ट की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि आयशा मारवा जानती थी कि अनिका लगातार 9 से 10 घंटे के लिए यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा का ऑपरेशन कर रही थी, तो अनिका को भी कितने रेस्ट की जरूरत थी आयशा मारवा। इसलिए अब आयशा मारवा अनिका को उसके रूम में जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं उन्हें इनका रूम दिखा दूंगी। आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अब उनके पास उसकी बात को मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और दूसरी बात, अनिका भी खुद पहले अपने रूम में जाकर चेक कर लेना चाहती थी कि आखिर रिया की हालत कैसी है, क्योंकि उसने रिया को काफी हाइपर होते हुए देखा था। और अब फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ एक एक करके सभी अब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ अनिका अब अपने रूम के पास जाकर अब अपने रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। अनिका जब दरवाजे को नॉक करती है तो कुछ ही देर के बाद रोहित आकर दरवाजे को खोलता है और अनिका को अंदर आने के लिए कहता है। अनिका भी अब जैसे ही अपने रूम में आ जाती है तो वो देखती है कि रिया बेड पर ही बैठी हुई है। यहाँ पर अब रोहित ने अपने रूम का दरवाजा फिर से बंद कर दिया था और वो दोनों ही अब रिया के पास आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि रिया कुछ नहीं कह रही थी। रिया को ऐसे बिल्कुल शांत होता हुआ देखकर अब अनिका भी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, रिया क्या हुआ, क्या कोई बात है क्या बेटा तुम्हारे मन में। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैड, मुझे आप लोगों से जिद नहीं करनी चाहिए थी। ये कहते हुए ही रिया अनिका को देखते हुए कहती है कि मॉम, बड़ी मामी ठीक तो हो जाएगी ना। एक उम्मीद भरी निगाहों से रिया अपनी मॉम से ये सवाल करती है। रिया को इस तरह से उदास देखकर अब अनिका रिया को जल्दी से एक जोर का हक कर लेती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी से हालत में नहीं देखना चाहती थी। वो समझ रही थी कि रिया के मन में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि रिया खुद में ही गिल्ट में थी कि अगर वो ये जिद नहीं करती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। अनिका इस बात को अच्छे से समझ पा रही थी, इसलिए अनिका अब उसे जोर से हक करते हुए फिर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारी बड़ी मामी को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी रिया। रिया को अब संभालते हुए ही अब अनिका रोहित की आंखों में इशारा करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा आप बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाइए। अनिका की बात को समझते हुए ही अब रोहित भी अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। और कुछ ही देर के बाद रोहित भी शावर लेने के बाद जब वो वापस से अपने कमरे में आ जाता है तो और अब वो अनिका से कहता है, मैं यहाँ पर रिया के साथ हूँ, तुम जाकर चेंज कर लो। रोहित की यह बात सुनकर अनिका भी हाथ में हिला देती है और अब वो रिया से कहती है, आप डैड के साथ यहाँ पर रुको, मम्मा अभी आती है। ये कहते हुए ही अनिका रिया से अलग होकर कबर्ड के पास जाती है। वो भी अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। एक तरफ यहाँ पर रोहित और अनिका रिया को संभाल रहे थे तो वो वहीं पर दूसरी तरफ कविन आलिशा और बड़ी रानी प्रिंसेस लतिका को संभाल रहे थे। आर्यन और अलेक्जेंडर के साथ यहाँ पर आयशा मारवा और सावित्री थे, तो वहीं अपने रूम में बैठे हुए करण गुलेरिया को आज आकाश की चिंता हो रही थी, क्योंकि आकाश से बात तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। आकाश ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर मौजूद ही नहीं हो, उसका दिमाग वहां पर लग ही नहीं रहा था। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। इसलिए करण गुलेरिया ने अब मयूर गुलेरिया से कहा था कि वो आज आकाश के साथ ही रहे, क्योंकि करण गुलेरिया को आकाश की चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही थी। इसलिए उसने मयूर को बोल दिया था कि वो अब आकाश के कमरे में ही उसके साथ रहे। यहाँ रोहित के पैलेस में सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया गुस्से से अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो काफी वक्त से अपने उस खास आदमी को फोन लगा रहा था कि उसने अब तक आयशा मारवा का किडनैप किया है या नहीं, वो अपने प्लान में कामयाब हुए हैं या नहीं। राजीव गुलेरिया इस बात को जानने के लिए अपने उस खास आदमी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो खास आदमी उसके कॉल को उठा ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से राजीव गुलेरिया का गुस्सा इतना गया था कि अब उसने फैसला किया कि उसे ही खुद वहां पर चलकर देख लेना चाहिए।
इसलिए राजीव गुलेरिया अपने गुस्से में ही बुलबुला रहा था। लेकिन दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया का वो खास आदमी भी अब अपने डर के मारे ही अपने बॉस का फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि वो खास आदमी खुद बहुत ही डरा हुआ था। यहाँ राजीव गुलेरिया जब अपनी बिल्डिंग में घुसा तो उसने देखा कि बिल्डिंग के बाहर उसने जो आदमी तैनात किए हुए थे वो सब तो नीचे गिरे हुए थे, वो सब ऐसे मूर्छित अवस्था में थे या मरे हुए थे, कुछ भी कहना मुश्किल था। राजीव गुलेरिया अब उन्हें देखकर तेजी से अंदर की तरफ जाने लगता है। जब राजीव गुलेरिया अंदर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके ज्यादातर आदमी और उसके फाइटर तो वहीं पर मर ही चुके थे। वहां पर एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो वहां पर अपने पैरों पर खड़ा हो या जिसकी सांसें चल रही हो। इसलिए वो जल्दी से अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है।